अस्सलाम वालेकुम। 1 जून 2024 को आप ये व्लॉग देख रहे हैं। इस वक्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक नई मुहिम चलाई जा रही है और वो ये है कि पीटीआई और इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से शेख मुजीबुर रहमान के मुकाबले जनरल याहिया खान को गद्दार कहा जा रहा है और हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा किया जा रहा है। इस बात को बुनियाद बनाकर पीटीआई और इमरान खान पर न सिर्फ तनकीद जा रही है बल्कि वही गद्दारी के लेबल लगाए जा रहे हैं। तो जो लोग भी हमूदुर रहमान कमीशन और सुकूत ढाका के हवाले से इमरान खान या पीटीआई के मौक़िफ़ की वजह से उन पर गद्दार होने का फतवा लगा रहे हैं, वो ज़रा एक फतवा मियाँ साहब पर भी लगा दें। और यहाँ पर देखिए, आलम तो ये रहा हमारा जिसमें हम सब किसी न किसी तरह से कसूरवार हैं। जो सानेहा जो अपना ईस्ट पाकिस्तान हुआ, जस्टिस हमूदुर रहमान ने उनके मतहत जो उनके पे मुश्तमिल जो कमीशन बनाया, उस कमीशन ने बहुत सीधी जायजा लेके एक सच्ची खरी रिपोर्ट शाये की। उस रिपोर्ट पे आज तक कभी किसी ने कान नहीं धरे और जैसे मैंने पहले कहा, कसूर हम सबका है, नहीं धरे, उसको पढ़ा भी नहीं। शायद अगर उसको पढ़ लेते, उस पर अमल करते, तो आज का पाकिस्तान जो है वो एक मुख्तलिफ पाकिस्तान होता और शायद यहां पे इस तरह के खेल न खेले जा रहे होते जो आज भी किसी न किसी शक्ल में खेले जा रहे हैं। नवाज शरीफ के नज़दीक हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट तो सच्ची और खरी है भाई। वो तो ये तक मानता है कि अगर हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा होता और उस पर अमल किया होता तो आज हमारा मुल्क बहुत आगे निकल गया होता। ये तो नवाज शरीफ ने इमरान खान से भी 2 कदम आगे बढ़कर बात की है। उसके माथे पर कब लगा रहे हो गद्दारी का लेबल, उसके खिलाफ कब FIA इंक्वायरी कर रही है, नवाज शरीफ के खिलाफ कब कोई हुब्बुल वतन शहरी किसी अदालत में मुकदमा दायर करने जा रहा है, नवाज शरीफ पर कौन गद्दारी का फतवा लगाएगा। वो एक शख्स है जिसके पास एनी टाइम फतवे मौजूद होते हैं, फजलुर रहमान, लेकिन वो तो नवाज शरीफ के बजाय किस पर फतवा लगा रहा है, खुद ही देख लीजिए। किरदार पाकिस्तान को तोड़ने में है, पाकिस्तान को बनाने में नहीं है। सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए। तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी थी। तुम्हारे किरदार ने कौम के सिरों पर जिल्लत और रुसवाई का टोकरा रखा था। हम भी आपको जानते हैं और आप भी हमें जानते हैं। ये तो इमरान खान और नवाज शरीफ से भी 4 कदम आगे बढ़कर फतवे दे रहा है। तो इनके खिलाफ कब गद्दारी और बगावत के मुकदमात चलेंगे या पाकिस्तान में कोई खुफिया नई आईनी तरमीम हुई है जिसके मुताबिक अगर इमरान खान को छींक भी आ जाए तो गद्दारी का मुकदमा बनेगा, जबकि दूसरे फौज को नाक कटवाने का जिम्मेदार कह दें, हमूदुर रहमान कमीशन की पूरी रिपोर्ट को मनवान सच्चा और खरा मान लें, मुजीबुर रहमान को हीरो मान लें, तब भी उनको खुली छूट है। ये कौन सा कानून है कि एक ही बात अगर खान कह दे तो गद्दारी, नवाज शरीफ या फजलुर रहमान करे तो इजहारे राय की आज़ादी। फिर आपने जिस चीज़ को दबाना चाहा वो चीज़ आज सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है। आज पूरा सोशल मीडिया हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट और सुकूत ढाका से भरा पड़ा है। कहीं बयानात, कहीं मुतालबे, कहीं तहकीक, कहीं तनकीद और कहीं सवाल किया जा रहा है। इसी सोशल मीडिया पर कई सहाफ़ियों ने तो 1971 के हवाले से एक क्लिप भी पोस्ट किया, ज़रा वो भी देख लीजिए। ना जानें দোষ কি আমাদের? আজকে আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি, আপনারা জানেন, আলাপ আলোচনা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম 15 ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদে অধিবেশন দেন। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু আমি অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের ভাই, আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না। জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখা দেখি হবে না। যদিও আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি,
তা হলে অন্তপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য আপনাদের অনুরোধ করছি, আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা আর করবেন না। আরো দেব, এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান। तो ये वो हालात बताए जा रहे हैं जिनकी वजह से मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ। बेशक इसमें भारत का किरदार था, भारत ने पैसा और फोर्स लगाए, शेख मुजीबुर रहमान का पूरा साथ दिया। बेशक साजिश भारत के साथ मिलकर शेख मुजीबुर रहमान ने रची होगी, लेकिन इस साजिश के पीछे जो नाइंसाफ़ियाँ थीं, जो हालात थे, जो सूरत हाल थी, जो एहसास महरूमियाँ थीं, जो मसाइल थे, उनकी वजह से ये साजिश कामयाब हुई, वरना मुल्क इतनी आसानी से नहीं टूटते भाई। रही बात इमरान खान ने 1971 में सुकूत ढाका के हवाले से जो बातें आज की हैं, वही बातें वो 2011 में भी कर चुके हैं कि 71 में जो हमने ऑपरेशन किया था वो गलत था। बिल्कुल गलत था। हमारी फौज ही ने इलेक्शन करवाए, इलेक्शन जीते उनकी पार्टी और उसी के ऊपर ऑपरेशन कर दिया। और ऑपरेशन किया ऐसा कि आप जब भी शहरों में, अब फौज का कसूर नहीं, अब फौज को शहरियों के अंदर अटैक करवा दें, एक बस्ती से गोली आती है वो सारी फौज उधर उनको उड़ा देती है। ये कभी भी नहीं हमें करना चाहिए, ये कभी मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं करने चाहिए थे। इतना बड़ा जुल्म हुआ उनसे और हमारे से झूठ बोला गया, प्रोपेगेंडा था, एक ही पीटीवी था, एक ही अखबार कंट्रोल थी। हम यहाँ लड़ते फिर रहे। मैं इंग्लैंड गया, सबसे लड़ा हूं कि नहीं हमने, पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया, ये हिंदुस्तान की साजिश थी। बाद में जाके जब पता चला, एक मेरा दोस्त अशरफुल हक जो उस वक्त बांग्लादेश की ईस्ट पाकिस्तान की अंडर 19 का कैप्टन था, जो मैं आखिरी, हमने पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अंडर 19 और ईस्ट पाकिस्तान अंडर 19 का मार्च 71 में मैच हुआ था। वो आखिरी दफा था, आखिरी जहाज गया, उसके बाद ऑपरेशन, मार्च 71 में ऑपरेशन हो गया। तो मुझे याद है कि वो मुझे तब कह रहा था कि इमरान यहाँ बड़ा या बुरा तासुर पड़ रहा है और लोग पाकिस्तान से अलहदगी की कर रहे हैं, और वो बड़ा प्रो पाकिस्तान था। तो जब वो मुझे 3 साल के बाद ऑक्सफोर्ड में मिला, उसने मुझे बताया कि हुआ क्या वहां, कितनी कत्ले आम हुई, कैसे तो कितने लोग मारे गए। मशरकी पाकिस्तान में की वो हमें बलूचिस्तान में और फाटा में नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए पहले दिन से मिलिट्री ऑपरेशंस के खिलाफ हूं, इनसे कभी कोई मसला हल नहीं होता। आज मुझे बताएं, हम कितनी देर, 7 साल हो गए मिलिट्री ऑपरेशन, क्या हुआ है? क्या हमने क्या आपको पा लिया है? 32,000 पाकिस्तानी मर चुका है। इससे कभी कोई ना बलूचिस्तान में फायदा हुआ। बलूचिस्तान में वो जो बचा, वो हकूक मांग रहे थे, वो आज आजादी मांग रहे हैं ऑपरेशन के बाद। इमरान खान सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में भी मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ रहा। उसने हर फोरम पर यह कहा कि जंग मसले का हल नहीं होती, बल्कि इस तरह के ऑपरेशंस आपसे मजीद नफरत को हवा देंगे, फिर दूसरी तरफ से रिएक्शन आएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। यही बात इमरान खान ने वजीरिस्तान और सवात के ऑपरेशन को लेकर भी कही थी कि ऑपरेशन से मसला हल नहीं होगा, मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ेगा। और इमरान खान के इन बयानात पर उसको तालिबान खान कहा गया, मुल्क दुश्मन कहा गया, और उस वक्त मैं भी उन लोगों में शामिल था जो इमरान खान को तालिबान खान कहते रहे। लेकिन आज ये एहसास होता है कि वो सही था, उसका विजन लीडर वाला था, उसकी सोच दूर की थी, जबकि मैं ला इल्म था। आज जो बात इमरान खान कह रहा है वही बात आप देखेंगे तो हर शख्स कह रहा है, चाहे वो सहाफ़ी हो या सियासतदान हो। JUI के जो रहनुमा है हाफिज़ हमदुल्ला कहते हैं कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पार्लियामेंट में जो है वो पब्लिक हो और उस पर बहस होनी चाहिए। नजम सेठी कहते हैं कि आर्मी चीफ पर तनकीद करना जुर्म नहीं है। इमरान खान पर ट्वीट का केस बनाएंगे, अदालतें केस बाहर फेंक देंगी। 1971 में जर्नैल की वजह से बदनामी हुई तो सूरत हाल ये थी कि फौजी बाहर नहीं निकल सकते थे। हामिद मीर कहते हैं कि शेख मुजीब सदारती इलेक्शन में अयूब खान के खिलाफ फातिमा जिन्ना का चीफ पोलिंग एजेंट था। किन हालात ने मजबूर किया कि वो पाकिस्तान से अलहदगी का नारा लगाए। शहबाज हुकूमत अगर इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा बनाती है तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता चलेगा कि 1971 में हुआ क्या था। सारे के सारे वही बात कर रहे हैं। अगर गुस्सा निकालनी है तो फिर सब पर निकालिए, अगर मुकदमात बनाने हैं तो इन सारों पर बनाइए। हमीदुर रहमान कमीशन ने सुकूत ढाका से मुतालिक सिर्फ इमरान खान को कुछ कहने पर ही रगड़ा क्यों दिया जा रहा है, ये सवाल मेरे जहन में था तो सोचा पूछ लूं। इसके बाद एक मुज़ाहिका खेज खबर, हुकूमत ने अपने पसंदीदा चैनल पर यह खबर ब्रेक करवा दी कि पेट्रोल पर 15 रुपए कम कर दिए गए। बस ये खबर ब्रेक होना थी कि नून लीगियों के ब्रेक
بریک ڈانس شروع ہو گئے. لمس کی گند نے سب سے پہلے یہ ٹویٹ کیا کہ یہ وہ خوشخبریاں ہیں جو پی ٹی آئی کو رلا رہی ہیں. اس کے بعد فوری سرکاری ٹی وی کی جانب سے بغیر تصدیق شدہ یہ ٹویٹ سامنے آیا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے بڑا فیصلہ. وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کو ہدایت کر دی کہ پیٹرول کی قیمت میں 15.4 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 7.9 روپے کی کمی کی جائے. اور وزارت خزانہ نے شہباز شریف کی ہدایت کی بتی بنا کر وزیر اعظم کو واپس کر دی کہ سر آپ اس کا جیسے چاہیں استعمال کریں. یہ تھی پوری خبر، لیکن پی ٹی وی نے آدھی ہی چلائی. اس کے بعد نون لیگی صحافی سمجھی اور کہلائی جانے والی غریدہ فاروقی نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ عمران خان کے دور حکومت میں 15 دن بعد پیٹرول کی قیمت بڑھنے کی خبر ملا کرتی تھی. شہباز حکومت میں ہر 15 دن بعد کم از کم 15 روپے جو پیٹرول ہے سستا ہونے کی خبر آ رہی ہے. یہ وہ صحافی ہے جو پرائم ٹائم پر پروگرام کرتی ہے. شہباز شریف کو فارم 47 کی حکومت بنائے ہوئے تقریباً 4 مہینے ہو چکے ہیں. اگر غریدہ فاروقی کے مطابق ہر 15 دن بعد شہباز شریف قوم کو پیٹرول پر 15 روپے کم کرنے کی خوشخبری سنا رہے تو اس حساب سے اس وقت پیٹرول کو 200 یا 220 روپے لیٹر ہونا چاہیے تھا. اور جس عمران خان کے دور میں غریدہ فاروقی کے مطابق ہر 15 دن بعد پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا تھا، وہ جب حکومت چھوڑ کر گیا تو پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا. اور اب اصل خبر بھی سننے کے پیٹرول پر 15 روپے نہیں بلکہ 4 روپے کم ہوئے ہیں. یہ ہے ان صحافیوں اور چینلز کا حال. یہ جو صحافی ہیں خود کو سینئر صحافی انہی چینلز پر بیٹھ کر کہلواتے ہیں. انہیں سول ایوارڈز ملتے ہیں ان خبروں کی بیس پر جو قوم کو جمہوریت اور اخلاقیات اور قانون کی تعریف سکھاتے ہیں. ایسی صحافت اور چینلز کی غلامانہ پالیسیوں کی وجہ سے الیکٹرانک میڈیا ختم ہو رہا ہے. خیر صحافت کے بعد بات کر لیتے ہیں عدلیہ کی. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ مخصوص نشستیں جو تحریک انصاف سے چھین لی گئی تھیں ان کے مقدمے کی سماعت کے لیے لارجر بینچ کی سفارش کی گئی تھی، لیکن قاضی صاحب نے 13 رکنی فل بینچ بنا دیا جس میں قاضی صاحب کو بظاہر 7 ججز کی حمایت کے ساتھ اکثریت حاصل ہے. اب مخصوص نشستوں کے کیس میں فل کورٹ میں قاضی کا بیٹھنا قابل اعتراض اس لیے ہے کیونکہ وزیر قانون نے کہا تھا کہ حکومت قاضی صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینے کے لیے آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے، اور اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ حکومتی اتحاد کے حق میں جاتا ہے تو پھر ان کے پاس آئینی ترمیم کرنے کے لیے 2/3 اکثریت پوری ہو جائے گی اور اس طرح قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے گی. تو یہ سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے. قاضی صاحب کو اخلاقی طور پر ہی اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. اس سے پہلے قاضی صاحب برطانوی سفیر کو خط لکھ کر عمران خان سے بلے کا نشان چھیننے والے فیصلے کو بھی درست قرار دے چکے ہیں، جبکہ وہ مقدمہ بھی ابھی زیر سماعت ہے. اور شاید اسی لیے تحریک انصاف نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے عمران خان اور پی ٹی آئی کے تمام جو مقدمات ہیں ان سے الگ ہونے کا مطالبہ بھی کر دیا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ قاضی صاحب اس مطالبے کو سیریس لیں گے، بلکہ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ قاضی صاحب کے ہاتھوں قاضی صاحب کی 3 سال کے لیے ایکسٹینشن ہو جانی ہے اگر وکلا اور ججز نہ جاگے تو. یہ تھا آج کا پروگرام. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.